हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका इजी टू सक्सेस परिवार में। आपको पता है कि अपनी हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और 2 क्लासेस हो चुकी थी। तो लास्ट क्लास मतलब पिछली क्लास में अपन ने देखा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और पाषाण काल के अंतर्गत आदि मानव या मानव ने क्या क्या सीखा था। तो पाषाण काल अपन खत्म कर दिया था। अब आज का जो नया चैप्टर, नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की बातें करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले वीडियो को बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा तारीफ की, बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा सहयोग आपका बना रहे और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप आगे भी ऐसा ही वीडियो पे अपना सहयोग बना रखेंगे। चलिए तो एक अपन देखते हैं स्लाइड के माध्यम से कि सिंधु सभ्यता क्या है। करते हैं, जैसे स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी, सबसे पहले अपन देखते हैं परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इसका नाम किसने रखा, इसकी खोज किसने की, सबसे पहले इसकी खोज कब हुई, ये स्थान कैसे, इसका नाम कैसे रखा, कहाँ कहाँ स्थान है, ये अपन सारी चर्चा करते हैं। तो इसका परिचय देखते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, यहीं से इसका इतिहास माना गया। अगर भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। हालांकि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करें सिंधु सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता इसलिए नाम रखा गया क्योंकि भारत की उस समय जो सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी सिंधु नदी, तो सबसे ज्यादा उत्खनन, सबसे ज्यादा खोजें या सबसे ज्यादा खुदाई जो उस समय हुआ करती थी वो सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी के क्षेत्र में होती थी। इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। परंतु हड़प्पा यहाँ पे एक प्रमुख और सबसे बड़ा नगर हुआ करता था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत से मानी गई है। पश्चिमी भारत अधिकतर अगर अपन बात करें तो जो अपना पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान की बात करें तो अगर पश्चिमी भारत में सबसे प्रमुख जो है वो यही माना गया है, पाकिस्तान और गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं और मानी जाती थी। 4 सभ्यताएं की अगर बात करें तो कौन कौन सी सभ्यता होती थी वो, पहली है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। ये 4 सभ्यताएं हुआ करती थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, ये चारों सभ्यताएं में भी सबसे बड़ी सभ्यता जो हुआ करती थी वो अपनी भारत की सभ्यता हुआ करती थी, भारत की संस्कृति हुआ करती थी। हालांकि इसकी खोज जो है पुरातत्व विभाग द्वारा, सिंधु घाटी की खोज जो है पुरातत्व विभाग द्वारा 1920 में की गई थी और इसका जो है जॉन मार्शल द्वारा इसकी घोषणा 1924 में की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया था और इसकी खोज जो 1920 में की गई थी। अगर अपन इसको थोड़ा और सरल बनाने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आसानी से पढ़ने के लिए अगर इसके चरण की बात करें कि कितने भागों में बांटा गया था, तो अपन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण कौन कौन से हैं अपन उसकी बात करते हैं। तो पहला चरण होता है प्रारंभिक चरण जिसका नाम दिया गया है हड़प्पाई सभ्यता। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, इसका समय जो माना गया है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। दूसरा अगर इसका चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो है वो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता है। इसका जो समय माना गया है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना गया है। और तीसरा और अंतिम चरण की अगर बात करें तो इसका तीसरा और अंतिम चरण जो है वो उत्तर हड़प्पाई सभ्यता है, जिसका समय जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक का माना गया। तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। चलिए तब इसके चरणों की बात करते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। कौन से चरण से संबंधित है? हाकरा चरण से, जिसे घग्गर हाकर नदी, एक नदी हुआ करती थी
हाकर नदी, बहुत से लोग इसे घाघर नदी या घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। तो घग्गर हाकरा नदी घाटी से चिन्हित किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो हाकर चरण रखा गया था। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व, कितने 3000 ईसा पूर्व का समय मिलता है। इस चरण की प्रमुख विशेषता जो है कि एक केंद्रीय इकाई का होना, मतलब जितने भी इसके स्थल मिले हैं वो एक ही जगह से मिले हैं, एक ही जगह पे इसकी ज्यादा उत्खनन हुआ है, इसीलिए इसे एक केंद्रीय इकाई का बोलते हैं अपन। हालांकि व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, क्योंकि अपन पढ़ चुके थे कि मानव ने कृषि करना सीख गया था, पशुपालना सीख गया था, पाषाण काल में अपन ये पढ़ चुके थे। तो हालांकि इसका व्यापार क्षेत्र जो विकसित हो चुका था, खेती के साथ शब्दों को मिल गए थे। कल ही पढ़ा था अपन ने कि जो प्रमुख फसलें हुआ करती थी, कौन सी हुआ करती थी, गेहूं, जौ और धान, ये 3 फसलें जो हुआ करती थी वो प्रमुख फसलें हुआ करती थी, ठीक है ना। तो कृषि के साक्ष्य मिल गए थे, जिसमें टमाटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कोट डीजी प्रमुख स्थल, कोट डीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता। तीसरा चरण जो है उसके साक्ष्य अपने कहां से मिले, वो कोट डीजी से मिले हैं। हालांकि 2600 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था अर्थात तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी थी। तीसरा चरण जो है वो 2600 तक माना गया है। अगर इसके आगे की बात करें तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में आने तक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े नगर केंद्र में परिवर्तित हो चुकी थी। पहले छोटे नगर हुआ करते थे, बाद में तीसरे चरण में आते आते इसमें नगर जो है वो बड़े बड़े हो गए। बड़े नगर की अगर अपन बात करें तो उस समय सबसे बड़ा नगर जो माना जाता था वो माना जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये 2 नगर जो है विशेष रूप से हुआ करते थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और लोथल जो है वो वर्तमान में कहाँ पे, गुजरात में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में और लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में, ये प्रमुख नगर हुआ करते थे। इसके बाद अगर 1800 की बात करें या 1700 की बात करें तो इसके अनुसार ये इसका पतन होने लगा, सिंधु सभ्यता का पतन होने लगा, और इसका वास्तविक पतन जो है लगभग 1000 से 900 ईसा पूर्व तक का माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे उसका पूरा पतन हो चुका था। हालांकि ये तो उसका परिचय था। अगर अपन बात करें अगर नगर नियोजन और उसकी विन्यास की, कि उस समय नगर योजना प्रणाली क्या हुआ करती थी या फिर उसकी क्या तरीका हुआ करता था, तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए जाना जाता। कैसे, क्योंकि उस समय जो प्रमुख नगर कौन से हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 2 नगर प्रमुख हुआ करते थे। तो इसमें दुर्ग थे, दुर्ग मतलब किले, ये किले बने हुए थे जो कुछ नगर से ऊंचाई पर थे, जैसे कि अपन वर्तमान में किले देखते हैं बहुत सारे जो कि कुछ एक विशेष ऊंचाई पर रहते हैं। तो ऐसे ही देखते हैं अपन कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर के जो किले हुआ करते थे, दुर्ग हुआ करते थे, वो कुछ ऊंचाई पर बने होते थे, इनकी प्रमुख विशेषता थी। और यहाँ पर उच्च लोग, उच्च कोटि के, उच्च वर्ग के लोग जो है वो निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित घर हुआ करते थे। दुर्ग ऊपर रहते थे ऊंचाई पर, और उसके नीचे जो सामान्य घर रहते थे वो ईंटों से निर्मित हुआ करते थे। यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते थे, सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। तो 2 भागों में बांट दिया अपन नगर को। 2 भाग कौन कौन से, एक ऊंचाई पर रहते हैं, दुर्ग किले में रहते हैं, वहां पर कौन से विशेष लोग रहते हैं, और जो नीचे रहते हैं दुर्ग के नीचे वहां पे सामान्य लोग रहते हैं। इसलिए अपन ने इसको 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसमें योग्य ध्यान देने योग्य बात कौन सी है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में जो सड़क प्रणाली हुआ करती थी वो ग्रिड प्रणाली पर मौजूद थी। इस समय जो सड़क प्रणाली हुआ करती थी वो कौन सी उसमें स्थित थी, ग्रिड में। ग्रिड मतलब क्या होता है कि भाई जो सड़कें हैं वो आपस में समकोण पर काटेंगी, समकोण पर ये प्रणाली, सड़कें जो थी समकोण पर काटती थी, इसी को बोलते हैं अपन ग्रिड प्रणाली। और अगर इसके अन्न भंडारण की बात करें, क्योंकि आपने पता है खेती होने लगी थी तो स्वाभाविक बात है कि अन्न इकट्ठा करते होंगे ये, तो इसमें अन्न भंडारण की बात करें तो इसमें अन्न भंडारण का निर्माण सभ्यता के प्रमुख इस विशेषता थी। मतलब यहाँ पर अन्नागार हुआ करता था अन्न भंडारण के लिए। अपन जैसे देखते थे कि पुराने दिनों में अपने जो गांव में गड्ढा खोदते थे और गड्ढे में फिर उसको गोबर ओबर से लीप के उसमें जो अनाज रखते थे उसी को अपन क्या बोलते थे, अन्नागार बोलते थे। तो ये अन्न भंडारण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगर उसके बाद अपन देखें तो जली हुई ईंटों का प्रयोग अपने को हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यहाँ पर अपने को जली हुई
ईंटें मिली है और समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब जली हुई ईंटें और शुष्क ईंटों का प्रयोग किया था। जली हुई ईंटों का मतलब यह है कि अपन जब देखते हैं ईंट बनाते हैं तो उसको पकाते हैं और पकाने में ईंट जल जाती है। तो अगर अपन इसको एक लाइन में बोले तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। हाँ, यहाँ पर कौन सी ईंटों का उपयोग किया गया है? पक्की ईंटों का उपयोग किया गया, कच्ची नहीं, पक्की ईंटों का। जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। कौन सी? जल निकासी प्रणाली जो है बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। आजकल व्यक्ति आंगन रखनी बंद कर दिया, गाड़ी खड़ी करने के लिए पोर्च होना, ठीक है ना। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे पहले, हालांकि प्रमुख स्थल जो था कुआं बावड़ी हुआ करता था पानी का, मगर कालीबंगा में इसके स्थान में नहीं मिले अपने को। और इसमें अपन देखें कि लोथल और धोलावीरा, तो इसको नगर की दीवारों से इसको दो भागों में विभाजित किया गया था कि भाई इसको जो दोनों भागों में इसको विभाजित कर दिया है। चलिए, अगर अपन बात करें कृषि की, तो कृषि अपन आदिमानव समय की अपन देख चुके हैं। अपन देखते हैं सिंधु सभ्यता की कृषि में क्या अंतर था, उसमें वे क्या अंतर था। कृषि, हड़प्पई गांव मुख्यतः प्लावन मैदान, जिससे कि समतल मैदान जो हुआ करते थे, के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। स्वाभाविक बात है कि अगर मैदान स्लेट रहेंगे या फिर प्लेन रहेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, कौन कौन सी? गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। ये प्रमुख फसलें हो चुकी थी, इनका उत्पादन होने लगा था। और गुजरात के कुछ स्थान में बाजार उत्पादन के संकेत मिले। हाँ, यहाँ पर बाजार में अपन फसल बेचने भी जाते हैं, जैसे कि अभी कृषि उपज मंडी होती हैं, गल्ला मंडी जिसको बोलते हैं अपन, कि अपन अपना अनाज बेचते हैं। ऐसे पहले भी अपने को संकेत मिले हैं कि पहले भी अनाज मंडी हुआ करती थी। जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। मतलब यह है कि पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, परंतु इसका उपयोग जो है बहुत कम मात्रा में किया जाता है। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। ठीक है, अगर अपन कपड़े अपड़े सिलने की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, रुई की बात करें, तो अपने को पता है कि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने कपास की खेती सबसे पहले की थी। और आदि मानव की बात करें, सबसे पहली खेती कौन सी थी? जौ की। सबसे पहली फसल कौन सी बोई थी उनने? जौ। दूसरी गेहूं, तीसरी धान, और यहाँ पर पहली कौन सी हो गई है? कपास। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई उनने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली फसल कौन सी? ऑप्शन गेहूं, जौ, कपास, इनमें से कोई नहीं। और जो ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, क्यों? सबको वही याद रहता है, मगर वो आदि मानव काल की है। और सिंधु सभ्यता की कौन सी रही है अपने पास? कपास। याद रखना, दोनों में अंतर है। बाद में घर आके मत बोलना उन्हें चाचा पढ़ाया तो आपने ऐसे ही था। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। चल, मोहर, टेराकोटा की मूर्तियां पर सांड के चित्र मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अनाज खरीदने के बाद या बेचने के बाद जो उनको मोहरें प्राप्त होती, सिक्के प्राप्त होते थे, वो कैसे थे? तो इनकी मोहरें जो होती वो टेराकोटा की होती थी और इस पर सांड के चित्र अंकित मिलते थे। हालांकि अपने को बेलों के साक्ष्य भी मिले हैं कि भाई यहाँ पे जूते हुए बेल हुआ करते थे। चलिए, अब बात करते हैं अपन सिंधु सभ्यता के समय की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था तो भारत की भी गड़बड़ है अभी। चलिए, अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करें तो सराबियों ने इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, देखा ना, कोरोना के कारण, समझदार हो तुम। चलिए, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि वजन और मापन की विधियां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातुएं, सीप या संग का व्यापार करते थे। इनका जो व्यापार हुआ करता था, पत्थर मतलब अनमोल पत्थर जो हुआ करते थे, धातुएं, सीप और संघ, इसका व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। हाँ, याद रखना, यहाँ पे धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अर्थात क्या? क्योंकि ये किसी व्यापार को लेन देन के लिए काय का उपयोग करते हैं, जैसे कि अनाज का, गाय का या दूसरी वस्तुओं का। जैसे कि अपन देखते थे बचपन के दिनों में, देखा होगा कि मामा घर गए और आइसक्रीम वाला आया तो एक गिलास गेहूं दिया अपन और एक आइसक्रीम ले ली। पैसे देते थे क्या? होते ही नहीं थे। हालांकि अभी भी नहीं है, बात एक ही है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो व्यापार वस्तुएं विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली मौजूद थी, मतलब नाव से ही व्यापार करते थे उस समय। हालांकि हड़प्पाई प्राचीन जो है, याद रखना कौन से मार्ग का उपयोग करते थे, लेपिस लाजुली मार्ग का नाम है कि हड़प्पाई प्राचीन जो है वो लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो उच्च प्रकार के लोग का वर्णन मिलता है कि ये जो भूमि है उच्च प्रकार के लोगों की होगी। तो याद रखना है अपने को मार्ग का नाम, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है कि हड़प्पाई प्राचीन लोग किस मार्ग से व्यापार करते थे, लेपिस लाजुली। चलिए, अगर अपन इसकी शिल्पकला की बात करें तो शिल्पकला में देखते हैं अपन कि हड़प्पाई कांस्य की मूर्ति निर्मित करते थे। यहाँ पर जो शिल्पकला हुआ करती थी, यहाँ पे जो मूर्ति निर्मित हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, कांस्य की मूर्ति निर्मित हुआ करती थी। उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे, कांस्य की मूर्ति बनाते थे। तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था, सबसे बड़ी खान अभी वही है राजस्थान की। टीन जो है अनुमानित अफगानिस्तान से लाया जाता है। ऐसा अनुमान था कि भाई राजस्थान से तांबा तो मिल गया अपने को, मगर कांसा बनता कहाँ से है, विज्ञान में अपने को पढ़ने को मिलता है कि कांसा जो है वो तांबा और टीन से मिलके बनता है। तो तांबा जो है अगर राजस्थान में मिल रहा, टीन कहाँ से मिलेगा, तो टीन मिलता था अपने को अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से टीन लेकर के आते थे। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर लगा जाते थे। वर्तमान में अपन देखते हैं एगमार्क, ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं, शुद्धता की पहचान, तो ये पहले भी बुनाई उद्योग में काम में लाई जाती थी। बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। जैसे कि मिस्त्री बोलते हैं घर बनाने का कार्य जो होता है उनका। हड़प्पाई जो है नाव बनाने की विधि, कौन सी नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि और मोहर बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। ये नाव बना सकते थे, ये मोहरे बना सकते थे और ये मनका भी बना सकते थे। तो इस प्रकार से ये परिचित थे इनसे। जौहरी वर्ग जो हुआ करता था, सुनार वर्ग जो हुआ करता था, वो सोने, चांदी और कीमती पत्थर के आभूषण निर्मित करते थे। सोने, चांदी और कीमती पत्थर। कीमती पत्थर मतलब जो अभी अपन नीलम वगैरह, पोखराज वगैरह देखते हैं, पन्ना अन्ना होता है, वो कीमती पत्थर। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि जो है वो प्रचलन में थी, मतलब घड़े वगैरह जो बनते थे, थाली वगैरह जो बनती थी, वो मिट्टी के बर्तन रहते थे। हालांकि हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। चमकदार बर्तन पहले भी हुआ करते थे, लाल पत्थर से बनाते थे और उस पर कलर वगैरह कर देते थे। तो ये उसका शिल्प कला हुआ करता था। अगर अपन धर्म की बात करें कि सिंधु सभ्यता के धर्म की क्या विशेषता रही है, तो अपने को पता है कि सबसे पहले धर्म में अपने को एक मूर्ति मिलती है, टेराकोटा की जो मूर्ति होती है, तो एक मूर्ति मिलती है और मूर्ति में एक महिला का चित्र अंकित रहता है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए बताया गया है कि भाई एक टेराकोटा की मूर्ति थी, महिला की मूर्ति थी, जिससे गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि ये भूमि माता की मूर्ति है, ऐसा माना जाता था कि ये पृथ्वी माता की मूर्ति है और इससे अनाज उत्पन्न होते हुए बताया गया है, इसीलिए भूमि की माता की पूजा की जाती थी। हालांकि पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और वर्तमान में भी मानते हैं, मगर पहले जो है वो सिर्फ मात्र प्रधान हुआ करता था, पृथ्वी की ही पूजा की जाती थी। बाकी दूसरे अन्य देवता जो होते थे वो नील नदी की पूजा करते थे या देवी के रूप में मानते थे, क्योंकि जो मिस्र के लोग थे वो नील देवी को ज़्यादा मानते थे। मिस्र की नदी है ना। चलिए, पुरुष देवता के रूप में एक योगी की पहचान हुई थी, जिसके 3 मुंडी हुआ करती थी, 3 सिर हुआ करते थे, जिसे ब्रह्मा का देखने को मिलता है ना। तो ऐसे ही एक योगी की पहचान हुई थी जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और जिनके 3 सिर हैं। एक देवता हुआ करते थे जिनके एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा और सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र अंकित हुआ करता था। उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र थे। इसको भगवान पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना गया है कि ये पशुपति भगवान महादेव हैं। तो ये अपना धर्म था। इसके साथ में ही अनेक पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। पहले भी पीपल की पूजा करते थे, बट वृक्ष की पूजा करते थे, वर्तमान में भी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण पशु जो है वो एक सिंग वाला गेंडा और दूसरा महत्वपूर्ण है कौन सा, एक कुबड़ वाला बैल। ठीक है, तो
तो महत्वपूर्ण पशु जो है वो एक सिंग वाला गेंडा और दूसरा महत्वपूर्ण पशु जो है वो कुंवड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए। ये जादू टोना टोटके भूत पलित सब मानते थे ये, तो ताबीज भी मिले हैं अपने को। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तूफान के कारण पतन हुआ है, बहुत से लोग बोलते हैं कि आंधी तूफान के कारण, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाढ़ आ गई थी, बहुत से लोग बोलते हैं कि आक्रमण हुआ था। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि भाई अलग अलग इससे कारण स्पष्ट किए हैं, अलग अलग कारण इसके दिए हैं, अलग अलग तर्क दिए हैं। इतिहासकार हैं अलग अलग कारण दिए हैं, जैसे कि अपनी खुद की बुक में अलग अलग कारण अपन ने दिया है। तो इसके पतन जो है विवादित कारण है, बहुत से लोगों ने अलग अलग कारण दिए। मगर एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्य, जो आर्य होते हैं अपन हिंदू लोग, सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें हरा दिया था। सबसे प्रमुख कारण माना गया है आर्य का। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सांस्कृतिक में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक मानते हैं। प्राकृतिक मतलब आंधी तूफान या फिर सुनामी या फिर बाढ़। क्योंकि ऐसा माना गया है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि अंतिम समय में घर का एक गेट बंद होने का अपने को साक्ष्य मिलते हैं कि एक गेट बंद था। अब हो सकता है कि आंधी तूफान आया तो एक गेट बंद कर दिया, आक्रमण हुआ तो बंद कर दिया। तो बहुत सारे साक्ष्य अलग अलग मत हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अपने को ये पता है कि 1800 ईस्वी पूर्व में इसका पतन हो गया था, बाकी सब अलग अलग इससे कारण देते रहते हैं। चलिए, प्राकृतिक कारण अगर माने अपन तो भूगर्भीय और जलवायु संबंधित हो सकते हैं। कौन से? भूगर्भीय मतलब भूकंप और जलवायु मतलब सुनामी वगैरह हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभ मतलब भूकंप हुआ करते थे, इससे कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। एक प्राकृतिक कारण वर्षण मतलब बहुत ज्यादा बारिश का होना माना गया है। एक अन्य कारण की अगर बात करें तो नदियां द्वारा अपना मार्ग बदलना, नदियां जो है मार्ग बदल करके गांव की तरफ आ गई और उससे पतन माना जाता है। हालांकि आपदाओं से इसका पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। चलिए, अब आपके लिए मैंने वीडियो के अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल व खोजकर्ता लिख के रखे हैं। आपको स्लाइड के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि हड़प्पा स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, चनुदड़ो, सुतकांगेडोर, कोटदीजी, आलमगीरपुर, सुरकोटदा, रंगपुर, बालकोट, वनवाली, धोलावीरा, पांडा, देमाबाद, देसलपुर, भगवानपुर, ये प्रमुख जो हैं इनके अपन ने अलग अलग स्थल, अलग अलग इनके अवस्थिति, खोजकर्ता के नाम, इनके वर्ष और सागर तट जो हैं प्रमुख रूप से मैंने दे दिए हैं, ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सको या फिर आप चाहो तो इनको नोट कर सको। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था अपना सिंधु घाटी सभ्यता का भाग एक चैप्टर, जो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अपन कल नई वीडियो के साथ। यहीं तक के लिए आज थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और जैसे पुराने वीडियो का आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसी प्रकार से आगे वीडियो को पसंद करते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में जो मैंने आपको बताया था कि इसकी PDF वगैरह जो है मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो इसकी PDF के लिए अभी मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम में चैनल में जुड़ जाइए और वहीं पर मैं इसकी लिंक और टेलीग्राम में इसकी PDF उपलब्ध आपको करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय आरक्षक।